एक ऐसा केस जिसमें सब कुछ सामने होते हुए भी पुलिस वाला हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट अपने सामने पाता है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ ट्विस्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे टर्न्स से भी भरा पड़ा है। साथ ही जब भी लगता है कि अब तो गुत्थी सुलझ ही जाएगी, तभी एक नई कहानी सामने आती है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं 2025 में आई इस तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में रात के वक्त जीवा नाम का एक फेमस राइटर हाईवे पर अपनी कार से जा रहा होता है। वो गाड़ी चलाते हुए भी बहुत टेंशन में लगता है, जैसे दिमाग में कोई भारी बात चल रही हो। तभी उसे उसकी बेटी प्रिया का कॉल आता है। वो पूछती है, आप इतनी रात गए कहाँ हैं? अभी तक घर नहीं आए, खाना भी ठंडा हो चुका है। तभी जीवा गिल्ट भरी आवाज में कहता है, बेटा यहाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वही गलती मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो बात पूरी कर भी नहीं पाता कि अचानक सामने से कोई उसकी कार पर अटैक करता है। इससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, एक तेज झटका लगता है और जीवा कार से बाहर गिर जाता है। वो मुश्किल से होश में आता है कि तभी एक बाइक की हेडलाइट उसकी तरफ रुकती है। बाइक पर बैठा हुआ एक मास्क पहना हुआ इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो उसे अपने हाथ में लगी लोहे की रॉड से जान से मार देता है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। यहाँ कांस्टेबल राकेश को बेटी हुई है और वो खुशी में सबको मिठाइयाँ बांट रहा होता है। यही हम देखते हैं एसपी मुगड़ापति को, जो कि एक ईमानदार और डिटेल ओरिएंटेड पुलिस ऑफिसर है। आज उसका बर्थडे होता है तो उसकी छोटी बेटी उसे कॉल करके हैप्पी बर्थडे पापा कहती है। बेटी कहती है, आप जल्दी घर आ जाओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ये सुनकर मुगड़ापति मुस्कुराता है और राकेश से कहता है कि चलो घर चलते हैं। लेकिन रास्ते में ही उसे एक ऑफिसर का कॉल आता है और उस तरफ से आवाज आती है, सर केरल हाईवे पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप बिजी नहीं हैं तो प्लीज साइट पर आ जाइए। इसलिए अब वो फौरन क्राइम लोकेशन की तरफ चला जाता है। फिर हाईवे पर पहुंचते ही उसे फ्लैशलाइट, पुलिस और कुछ लोग भीड़ में नजर आते हैं। रिपोर्ट करने वाला एक ट्रक ड्राइवर होता है, जो बता रहा होता है कि जब वो यहाँ से गुजरा तो उसने सड़क के किनारे कार और एक आदमी की लाश देखी और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। यहाँ इंस्पेक्टर मुगड़ापति पूरी जगह को बारीकी से ऑब्जर्व करता है तो उसे कार के अंदर एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें एक पेपर पर बना हुआ ईगल का स्केच होता है और साथ ही वहाँ चेन, घड़ी और कुछ और निजी सामान होते हैं। अब वो तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाने को कहता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इसके बाद वो आखिरकार घर पहुंचता है, जहां घर में उसके पिताजी नाराज होते हैं कि आज तो कम से कम टाइम पर आना चाहिए था। 2 घंटे से तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब वो सो गई है। मुगड़ापति उनसे माफी मांगता है और पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और फिर अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वो अपने पिता और छोटी बेटे बेटी के साथ रहता है। फिर सोती हुई बेटी के पास जाकर वो धीरे से कहता है, सॉरी पापा टाइम पर नहीं आ पाया। अब अगले दिन मीडिया में हेडलाइंस चलती हैं, फेमस राइटर जीवा की कार एक्सीडेंट में मौत, पुलिस को शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्चरी रूम में, जहां डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ इंस्पेक्टर मुगड़ापति को बताता है इस आदमी के सिर पर बहुत ही गहरा वार किया गया है और वो भी एक ब्लंट हथियार से। दिमाग और बॉडी की जांच से लग रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। लगता है उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था और किसी ने शायद बदला लेने के मकसद से उसका मर्डर किया है। फिर उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई है। अब बाहर निकलते ही मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं कि सर ये एक्सीडेंट है या मर्डर, क्या कोई सस्पेक्ट मिला? तो मुगड़ापति बस इतना कहता है, जांच चल रही है, और फिर वो उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जीवा की फैमिली उसका अंतिम संस्कार करती है। इधर कब्रिस्तान में उसकी बेटी प्रिया अपने पिता की कब्र के पास फूट फूट कर रो रही होती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर आगे हम एक बड़े से अपार्टमेंट को देखते हैं, जहां हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है। उनके नाम होते हैं आदि और सतीश, जो लिफ्ट से अपने फ्लैट की तरफ जा रहे होते हैं। अब लिफ्ट में उनके साथ एक और लड़का आता है, जो कि उन्हें अजीब तरह से घूरता रहता है। ये लड़का इस बिल्डिंग के ओनर का बेटा होता है और उसका नाम होता है सत्या। उसके रवैये से साफ लगता है कि पावर और पैसे ने उसे थोड़ा बिगाड़ कर रखा है। फिर फ्लैट में पहुंचकर आदि अपनी माँ के लिए खाना बनाता है और उसके कमरे में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो बेहोशी और उलझन भरे हाल में रहती है। अब आदि बहुत ही प्यार से उसे खाना खिलाता है, दवा देता है और उसका ख्याल रखता है। तभी सतीश अंदर आता है और कहता है कि उन्हें माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए, वहाँ इलाज ठीक से होगा। तो ये सुनते ही
आदि तुनक उठता है कि हॉस्पिटल में कोई ठीक से नहीं देखभाल करेगा, मैं यहाँ घर पर खुद उनकी देखभाल करूंगा। उसी समय आदि के फोन पर एक कॉल आता है। असल में ये दोनों घर घर जाकर फिजिकल और मेंटल थेरेपी ट्रीटमेंट का काम करते हैं। ये कॉल किसी नए केस के बारे में होता है तो सतीश कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा, तुम माँ के साथ रहो, और फिर वो निकल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल वॉइस ओवर चाहिए, क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए, हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग चाहिए, या फिर A to Z कंप्लीट वीडियो कंटेंट, कॉन्सेप्ट से लेकर फाइनल एडिटेड वीडियो तक सब कुछ हम तैयार करते हैं। किसी भी नीश के लिए हमारी सर्विसेज अवेलेबल। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। तो चलिए अभी चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। अब सीन एक और नए किरदार पर शिफ्ट होता है जिसका नाम था मीरा। मीरा एक ऐसी लड़की है जो फिजिकल और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के साथ काम करती है और वो उनके लिए केयर टेकिंग और एक्टिविटी थेरेपी कराती है। अब बच्चों को संभालने वाली एक महिला घबराकर अंदर आती है और मीरा से कहती है कि जल्दी चलो, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे। इसके बाद मीरा अंदर जाती है तो देखती है कि कमरे में सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं। वो नोटिस करती है कि कमरे में एम्पलीफायर से बहुत तेज आवाज वाला म्यूजिक बज रहा होता है। फिर वो तुरंत एम्पलीफायर बंद करवाती है और शोर के रुकते ही माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। उधर इंस्पेक्टर मुगड़ापति फिर से क्राइम लोकेशन से मिली चीजों को टेबल पर रखकर एक एक करके देख रहा होता है। चेन, घड़ी और खास तौर पर वो पेपर जिस पर ईगल का ड्राइंग बना है। तभी उसका ध्यान ईगल वाले स्केच पर अटक जाता है और उसे लगता है कि ये कोई सिंपल डूडल नहीं है बल्कि किसी खास बात या जुड़े हुए केस का संकेत है। अब वो जीवा के घर जाता है उसकी बेटी प्रिया से पूछताछ करने के लिए। वो वहाँ सवाल करता है कि क्या आपके पिता के कोई दुश्मन थे, क्या हाल फिलहाल में उनके व्यवहार में कोई बदलाव दिखा, वो किसी बात से परेशान लगते थे। तो प्रिया बताती है कि मेरे पिता के कोई दुश्मन नहीं थे, सब उनका सम्मान करते थे, लेकिन हाँ, पिछले 4-5 महीनों से वो बहुत ही बदल गए थे। पहले वो कभी चर्च नहीं जाते थे, लेकिन कुछ महीनों से वो अक्सर चर्च जाकर प्रार्थना करते थे। ऐसा लगता था कि अंदर से कोई बात उन्हें बहुत ही परेशान कर रही है, जैसे उन्हें किसी पुराने गुनाह का बोझ महसूस हो रहा हो। पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि बात क्या है। और फिर अचानक उनकी मौत हो गई। फिर इंस्पेक्टर मुगड़ापति जीवा की बेटी प्रिया को ईगल वाला ड्राइंग दिखाता है। प्रिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ना उसने पहले ये स्केच कभी देखा था। फिर वो पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में उसके पिता कोई नई किताब पर काम कर रहे थे। प्रिया बताती है कि हाँ, वो कुछ नया लिख तो रहे थे, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा कुछ डिटेल शेयर नहीं की थी। इसके बाद इंस्पेक्टर जीवा के कमरे में जाकर छानबीन करता है। वहाँ उसे एक किताब का ड्राफ्ट मिलता है और दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर नजर आता है। अब सीन रात को शिफ्ट होता है आदि और सतीश पर। ये दोनों घर घर जाकर थेरेपी देते हैं और इस बार ये जिस घर में जाते हैं वो घर मीरा का होता है। असल में मीरा ने अपने पिताजी के लिए इनका थेरेपी सेशन बुक किया होता है। फिर मीरा अपने पिता को बुलाने के लिए अंदर जाती है। इधर बाहर आदि सतीश से फुसफुसाकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसने मैट्रिमोनी साइट पर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। इतने में मीरा के पिताजी आ जाते हैं और दोनों थेरेपिस्ट मिलकर कमरे में कुछ डिवाइस लगाते हैं, मशीन सेट करते हैं ताकि उनके पापा का ट्रीटमेंट शुरू हो सके। मीरा कहती है, ठीक है, मैं ऊपर जाकर पौधों को पानी दे देती हूँ, फिर सो जाऊंगी। तभी सतीश आदि को हल्के से धक्का मारता है, यार मैं यहाँ संभाल लूंगा, तू ऊपर जाके उससे बात कर, अगर बात आगे बढ़ानी है तो मौका अभी है। अब तक आदि के मन में मीरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका होता है, तो वो खुश होकर छत की तरफ चला जाता है। यहाँ छत पर मीरा पौधों के पास खड़ी होती है। तभी आदि मजाक में कहता है, रात को पौधों को पानी नहीं डालते। तो मीरा उसे बताती है, मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि तुम समझ जाओ और ऊपर आ जाओ। मीरा आगे कहती है, यहाँ से थोड़ी दूर पर बहुत ही अच्छी छाछ मिलती है, चलो थोड़ा घूम आते हैं। तो आदि तुरंत मान जाता है। फिर वो दोनों छाछ पीते हैं और फिर समंदर के किनारे बैठकर बातें करते हैं। अब थोड़ी गुफ्तगू के बाद आदि अपने बारे में बताना शुरू करता है, उसका घर, माँ, काम और स्ट्रगल। तभी मीरा मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैंने तुम्हारी फेसबुक प्रोफाइल से पूरी जानकारी निकाल ली है। आदि हंसकर कहता है, मतलब तुम्हारे पास मेरे जैसे लड़कों की और भी प्रोफाइल्स होंगी, तो फिर तुमने मेरी रिक्वेस्ट ही क्यों एक्सेप्ट की? तो मीरा जवाब देती है, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे, अगर सब ठीक रहा तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आदि को ये प्रैक्टिकल और क्लियर बात ठीक लगती है। अगले दिन हम फिर से इंस्पेक्टर की जांच पर लौटते हैं। मुगड़ापति जीवा के पब्लिशर के ऑफिस में जाता है, वही आदमी जो जीवा की किताबें प्रिंट करवाता था और पब्लिकेशन के सारे काम संभालता था। वो उसे ईगल वाला ड्राइंग दिखाकर पूछता है,
कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। तो पब्लिशर कहता है कि नहीं सर, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। वहीं ऑफिस में मौजूद दूसरा आदमी जो ग्राफिक डिजाइनर होता है, उससे पूछने पर वो हल्का सा घबरा जाता है। उसका चेहरा साफ दिखाता है कि वो कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन मुंह से वो भी यही कहता है कि सर मुझे भी कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद मुगड़ा पति सीधे उसके घर पर पहुंच जाता है और उससे थोड़ा सख्ती से पूछता है, तो वो सच बताना शुरू कर देता है। वो कन्फेस करता है कि जीवा सर ने मुझे अपनी नई किताब का कवर डिजाइन करने को कहा था। असल में उनके कवर पर एक ईगल का ड्राइंग बनाना था और इसके लिए उन्होंने मुझे ईगल के सैंपल्स भी भेजे थे। पहले उन्होंने कहा था कि किताब का टाइटल कावेरी कथा रहेगा, लेकिन बाद में उस टाइटल को हटाकर सिर्फ 3818 जैसा नंबर डिजाइन में रखने को कहा। साथ ही उन्होंने मुझे कुछ बिल्डिंग्स के फोटो भी दिए थे जिन्हें किताब के अंदर इमेजेस के रूप में डालने को कहा था। बस सर, मुझे इतना ही पता है, इसलिए मैं डर रहा था कि कहीं मैं इस मर्डर केस में बेवजह ना फंस जाऊं। यहाँ से इंस्पेक्टर के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। ईगल का स्केच, 3818 नंबर, कुछ बिल्डिंग्स की इमेजेस, ये सब किसी सीक्रेट लोकेशन या कोड की तरफ इशारा कर रहे हैं और जीवा ने मौत से पहले अपनी किताब के जरिए शायद कुछ बड़ा सच छुपा कर रखा था। अब दूसरी तरफ मीरा, आदि और सतीश, ये तीनों मिलकर अनाथ और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए डोनेशन और फंड इकट्ठा करने लगते हैं। अब सीन वापस पुलिस स्टेशन पर कट होता है। यहाँ इंस्पेक्टर मुगड़ापति डेस्क पर बैठा होता है। तभी एक नया केस लेकर एक कपल आता है। लड़की का नाम दिव्या होता है। दिव्या रोते हुए बताती है, सर हम एक पार्क में गए थे, मेरे ड्रेस पर दाग लग गया था तो मैं उसे साफ करने के लिए बाथरूम गई। तभी किसी ने छुपकर मोबाइल से मेरी वीडियो बना ली। जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो आदमी भाग गया। जब मैंने ये बात अपने पति दीपक को बताई तो वो मुझ पर ही गुस्सा हो गए और अब मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अब मुगड़ा पति पहले दीपक को समझाने की कोशिश करता है, इस समय तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था। इस घटना में उसकी क्या गलती है? गलती तो उस आदमी की है जिसने चोरी से वीडियो बनाई है। लेकिन दीपक ईगो और गुस्से में अड़ा होता है, मानने को तैयार नहीं होता। तभी इंस्पेक्टर थोड़ा टोन बदलता है और कहता है, पिछले महीने हमारे पास एक केस आया था। एक कपल बीच रिजॉर्ट में गया था। वहाँ 2 लोगों ने उनकी न्यूड वीडियो बना ली। अब वीडियो बनाने वाले एक आदमी को हमने पकड़ लिया है, इसलिए अब अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि उसके प्लान में तुम भी शामिल थे और तुम्हें भी उसी केस में अंदर कर सकता हूँ। ये सुनकर दीपक घबरा जाता है कि सर ये तो गलत बात है, किसी दूसरे की गलती के लिए आप मुझे कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तभी इंस्पेक्टर कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? दूसरे की गलती के लिए तुम्हें सजा नहीं मिल सकती। फिर अपनी पत्नी के मामले में तुमने ये बात क्यों नहीं सोची? बताओ, इस घटना में तुम्हारी पत्नी की क्या गलती है? गलती तो उस आदमी की है जिसने वीडियो बनाई। दीपक को अचानक से अपना डबल स्टैंडर्ड समझ में आ जाता है और फिर वो कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी अपनी पत्नी पर शक नहीं करूंगा और ना ही उसे तलाक देने की बात करूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर मुगड़ापति सीधे उस सुराग के पीछे जाता है जो जीवा ने अपनी कार, किताब और कवर डिजाइन में छोड़ा था। वो 3818 नंबर और ईगल वाली ड्राइंग के आधार पर उस फोटो में दिख रही बिल्डिंग को ढूंढ लेता है और कांस्टेबल राकेश के साथ वहां पहुंच जाता है। वो वॉचमैन को जीवा की फोटो और कार में मिली ईगल की ड्राइंग दिखाता है, लेकिन वॉचमैन कुछ भी पहचानने से मना कर देता है। फिर इंस्पेक्टर उससे मैनेजर को बुलाने को कहता है और खुद बिल्डिंग के अंदर जाकर लेआउट देखने लगता है। अब इसी दौरान मीरा उसी बिल्डिंग में आदि से मिलने आती है। तभी गेट पर मौजूद दूसरा वॉचमैन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। मीरा बताती है कि वो थेरेपिस्ट आदि से मिलने आई है। तो वो बताता है कि हाँ, वो 4th फ्लोर रूम नंबर 407 में रहता है। जिसे सुनकर मीरा उसे थैंक यू बोलकर लिफ्ट से ऊपर चली जाती है। फिर फ्लोर पर पहुंचकर वो जिस दिशा में जा रही होती है तो वहाँ खड़ा एक लड़का उससे पूछता है, मैडम आप कहाँ जा रही हो? मीरा कहती है, आदि के घर पर। तो वो लड़का कहता है, आदि का घर वहाँ नहीं बल्कि उसका तो ये वाला फ्लैट है। इस तरह अब मीरा उसके बताए दरवाजे पर बेल बजाती है। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वही लड़का अचानक उसे अंदर धक्का दे देता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। वहाँ अंदर एक नशे वाली पार्टी चल रही होती है और ये फ्लैट असल में आदि का नहीं बल्कि सत्या और उसके फ्रेंड्स का होता है। अब ये देखकर मीरा घबरा जाती है। उधर इंस्पेक्टर मुगड़ापति बिल्डिंग की छत पर पहुँचता है और वहीं उसे वही ईगल की मूर्ति दिखती है जो जीवा की फोटो और ड्राइंग में थी। इससे साफ हो जाता है कि इस बिल्डिंग का जीवा से कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। फिर वो नीचे लौटते हुए कांस्टेबल राकेश से कहता है कि यहाँ की पूरी सीसीटीवी फुटेजेस तुरंत कलेक्ट करें। अब जैसे ही वो नीचे आ रहे होते हैं तो उन्हें किसी कमरे से झगड़े की आवाज सुनाई देती है। अंदर सत्या और आदि के बीच में जोरदार बहस चल रही होती है। फिर इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। यहाँ पर आदि बताता है कि सर ये लोग इस लड़की को छेड़ रहे थे। फिर इंस्पेक्टर मुगड़ापति सत्या से उसका नाम पूछता है, लेकिन सत्या अपने बाप की पावर दिखाने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरा बाप कौन है? ये सुनते ही इंस्पेक्टर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे एक ही झटके में उसकी अकड़ निकल जाती है। फिर इंस्पेक्टर कहता है
अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को जेल में डाल दूंगा। अब वो आदि से कहता है, अगर कभी ऐसा मामला हो तो खुद झगड़ा मत करना, सीधे पुलिस को कॉल करना। इसके बाद जब वो पूछता है कि मीरा कौन है, तो आदि कहता है कि सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो अब ठीक है कहकर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वहां से निकल जाते हैं। फिर रात को मीरा आदि को कॉल करती है। वो उसे सत्या से सावधान रहने के लिए कहती है और फिर हल्के फुल्के अंदाज में पूछती है कि वैसे मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? तो आदि मुस्कुराकर कहता है हाँ। अब यहीं से उनकी ऑफिशियली प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद मीरा आदि की माँ से मिलती है। उनकी आपस में भी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर सीन वापस से इंस्पेक्टर पर आता है। वो रात को घर पर खाना खा रहा होता है और तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। अब वो तुरंत कांस्टेबल राकेश को बुलाता है और एक जर्मन शेफर्ड पुलिस डॉग को लेकर उसी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। फिर वो जीवा की बेटी प्रिया को भी वहीं बुलाता है, जहां प्रिया अपने पिता जीवा के जूते लेकर आती है। अब उसके जूते कुत्ते को सुंघाए जाते हैं ताकि वो उस गंध के पीछे चले। फिर कुत्ता बिल्डिंग के अंदर घूमने लगता है और सूंघते सूंघते फ्लोर बदलता है और फिर तभी अचानक एक कमरे के सामने रुककर वो जोर जोर से भौंकने लगता है। इसी दौरान इंस्पेक्टर मैनेजर से पूछ रहा होता है कि यहाँ हाल फिलहाल कोई हादसा हुआ था, कोई अजीब घटना? तो मैनेजर सोचकर कहता है वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन लगभग 6 महीने पहले कावेरी नाम की एक छोटी बच्ची की छत से गिरकर मौत हो गई थी। अब कावेरी नाम सुनते ही इंस्पेक्टर के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। यही नाम तो उसने जीवा की किताब के कवर पेज पर देखा था कावेरी कथा के रूप में। फिर वो कुत्ते के पास पहुंचता है और मैनेजर से पूछता है क्या ये उसी कावेरी का कमरा है? तो मैनेजर कहता है कि नहीं सर, कावेरी का फ्लैट सामने वाला था। उसकी माँ उसे लेकर तो घर छोड़कर जा चुकी है, अभी वो बंद पड़ा है। ये वाला फ्लैट बिल्डिंग के ओनर राजन भाई का है। कभी कभार वो यहाँ आते हैं, लेकिन इसकी चाबी उनके बेटे सत्या के पास रहती है। अब कांस्टेबल राकेश मैनेजर से सत्या का नंबर लेकर कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और अब तक के सारे सुराग एक साथ रखता है। वो साफ कहता है कि सर, जीवा और बिल्डिंग के ओनर राजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे उससे सख्ती से पूछताछ करने की परमिशन दीजिए। तो सीनियर ऑफिसर कहता है राजन बड़ा आदमी है, बहुत पावरफुल है, तुम संभलकर इन्वेस्टिगेट करना। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मुगड़ापति अपनी छोटी बेटी के साथ लिफ्ट से फ्लैट की तरफ जा रहा होता है और तभी अचानक कुछ गुंडे लिफ्ट में घुस आते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे और उसकी बेटी को मार दें, लेकिन वो ताबड़तोड़ उन गुंडों की धुनाई कर देता है और उनकी हड्डी पसली तोड़कर वहीं गिरा देता है। अब अगले सीन में वो सीधे बिल्डर राजन भाई के ऑफिस पहुंचता है उससे पूछताछ करने के लिए। यहाँ वो सबसे पहले जीवा के बारे में पूछता है कि तुम्हारा राइटर जीवा से क्या कनेक्शन था? तो राजन बताता है हम दोनों एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे, वही दोस्ती हुई और फिर एक साथ में पार्टी करते रहे। मैंने तो उसे अपनी बिल्डिंग में एक फ्लैट भी दिलवाया था। इसके बाद इंस्पेक्टर सीधा कहता है कि मुझे लगता है कि जीवा के मर्डर में तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन है। उसके मर्डर से 2 महीने पहले से तुम दोनों के बीच में कोई फोन कॉल या बातचीत नहीं हुई, ऐसा क्यों? तो राजन कहता है तुम ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? पहले मेरे खिलाफ सबूत लेकर आओ, फिर इल्जाम लगाना। तो इस तरह से इंस्पेक्टर ठीक है कहता है, लेकिन फिर उसे कावेरी की फोटो दिखाता है, वही बच्ची जो उनकी बिल्डिंग से गिरी थी, और पूछता है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये देखकर अब राजन के चेहरे पर पल भर के लिए डर झलकता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अब मुगड़ापति बताता है कि ये बच्ची जब तुम्हारी बिल्डिंग की छत से गिरकर मरी थी उस वक्त तुम कहाँ थे? तो राजन टालम टोल करता है मुझे याद नहीं, शायद मैं किसी काम में बिजी था। अब हर सवाल पर उसका जवाब गोलमोल होता है, जिससे साफ दिखता है कि वो कुछ तो छुपा रहा है। फिर इंस्पेक्टर उसे धमकाता है कि अगर मुझे इस केस में तुम्हारा जरा सा भी कनेक्शन मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो ये सुनकर राजन भी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर नरम पड़कर कहता है कि ऑफिसर, मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, क्या हम अकेले में कहीं और बैठकर बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। अब रात के सन्नाटे में समंदर के किनारे इंस्पेक्टर मुगड़ापति अकेला खड़ा राजन का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद राजन वहाँ पहुँचता है। वो घबराया हुआ था और सीधे डील पर आ जाता है। वो कहता है कि वो इंस्पेक्टर को बहुत सारे पैसे देने को तैयार है, बस ये केस किसी तरह से दबा दिया जाए। अब असलियत में क्या हुआ था वो ये बताने ही वाला होता है कि अचानक अंधेरे से वही मास्क पहना हुआ किलर वहाँ आ जाता है। ये शख्स दूर से कोई नुकीली चीज फेंकता है जो सीधे राजन की गर्दन काट देती है और वो वहीं पर गिरकर तड़पते तड़पते मर जाता है। अब इंस्पेक्टर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और मास्क वाले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुर्ती से बाइक पर चढ़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके बाद मुगड़ापति वहीं राजन की लाश का पंचनामा करवाता है और टीम को बुलाकर सब एविडेंस सील करवाता है। यहाँ राजन का बेटा सत्या अपने पिता को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और इंस्पेक्टर चर्च में फादर से मिलता है
जहाँ जीवा आखिरी दिनों में अक्सर जाता था। वो पूछताछ करता है कि जीवा यहाँ क्या करने आता था, तो फादर बताते हैं कि जीवा कुछ समय से यहाँ प्रार्थना के लिए आता था। हर बार बेहद गिल्ट में डूबा हुआ लगता था। आखिरी बार जब वो यहाँ आया था तो उसने फादर को एक किताब दी और कहा कि इसे कावेरी नाम की लड़की के पिता को दे देना। उनका नाम है चक्रवर्ती और अब फादर वो किताब चक्रवर्ती को दे चुके हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल राकेश तुरंत चक्रवर्ती के घर का पता लगाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही उन्हें सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची की फोटो दिखती है, वही कावेरी। साथ ही दूसरी फोटो में मीरा और चक्रवर्ती भी साथ में नजर आते हैं। अब राकेश तुरंत पहचान जाता है, ये तो वही लड़की है जिसे हमने उस दिन बिल्डिंग में देखा था। अब इंस्पेक्टर को घर में जीवा के द्वारा लिखी गई वही किताब मिलती है जिसमें एक राजा और रानी की कहानी है। अब यहीं से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें कावेरी की असली कहानी दिखाई जाती है। कावेरी एक मेंटली चैलेंज्ड बच्ची थी। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए भावनाएं सिर्फ इशारों और ड्राइंग से ही जाहिर करती थी। वो उसी स्पेशल स्कूल में पढ़ती थी जहां मीरा काम करती है। मीरा उसका बहुत प्यार से ख्याल रखती थी और उसे समझाती थी। फिर एक दिन मीरा उसे एक खास डिवाइस गिफ्ट करती है जिससे वो दूर तक देख सकती है और आसपास का वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। कावेरी इस गिफ्ट से बहुत खुश होती है और इसी बीच चक्रवर्ती वहाँ आता है तो कावेरी की माँ गीता बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम जान लेते हैं कि चक्रवर्ती ही कावेरी का नाना और मीरा का गुरु है, जबकि गीता उसकी बेटी है। गीता ने कभी घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी, फिर उसे एक बेटी यानी कावेरी हुई, लेकिन आगे उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब भागकर शादी की वजह से उसके पिता चक्रवर्ती उससे नाराज थे और इस नाराजगी की वजह से गीता भी अपने पिता से दूरी बनाए हुई थी। यहाँ चक्रवर्ती खुद शारीरिक रूप से अपाहिज होने के बावजूद मार्शल आर्ट और फाइटिंग अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था और मीरा उसकी शिष्या होती है। अब मीरा उसे दिलासा देती है, मास्टर आप चिंता मत करिए, गीता और आपके बीच का रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर उसी बिल्डिंग में एक दिन गीता ऑफिस से देर से घर लौटती है और देखती है कि आदि की माँ कावेरी का ख्याल रख रही है। यानी उस समय आदि की माँ पूरी तरह से ठीक थी, मानसिक स्थिति सामान्य थी और वो पड़ोसियों की मदद भी करती थी। गीता आदि की माँ को धन्यवाद कहती है और रात में खुद कावेरी को सुला देती है। फिर अगली सुबह कावेरी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, जिसके बाद गीता उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर गीता को डांटते हुए कहते हैं, मैंने कहा था कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। तुम हर समय ऑफिस के काम में बिजी रहती हो, तुम्हें पता भी है कि वो क्या खाती पीती है, उसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो गीता शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, आगे से ध्यान रखूंगी डॉक्टर। अब कुछ दिन के बाद गीता कावेरी के स्कूल में मीरा से मिलने आती है। वो कहती है कि उसे 2 दिन के लिए ऑफिस ट्रेनिंग पर बाहर जाना है, तब तक तुम कावेरी का ध्यान रखना। शाम को जब स्कूल छूटे तो उसे स्कूल बस में बैठा देना। हमारी बिल्डिंग में एक आंटी हैं और मैंने उनसे कह दिया है कि वो कावेरी का ध्यान रखें। मैं काम से लौटकर 1 हफ्ते की छुट्टी लूंगी और अपनी बेटी के साथ घूमने जाऊंगी। तो मीरा ठीक है कहकर कावेरी को साथ में अंदर ले जाती है और बाकी बच्चों के साथ पढ़ाने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो नोटिस करती है कि कावेरी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। वो बेचैन है, आंखों में डर, हाथ पैर से इशारे कर रही है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। साथ ही वो ड्राइंग बनाकर कुछ समझाने की कोशिश करती है, मगर मीरा उसकी ड्राइंग को सही तरह से नहीं समझ पाती। उसे लगता है कि कावेरी शायद माँ को मिस कर रही है। अब वो उसे खाना खिलाती है, खिलौने देती है, साथ ही उसे शांत करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कावेरी की बेचैनी कम नहीं होती। तो आखिरकार मीरा उसे सुलाती है कि शायद नींद से वो शांत हो जाएगी। फिर शाम को वो ड्राइवर से कहती है कि कावेरी को उसकी बिल्डिंग पर छोड़ दे, जैसा कि माँ ने कहा था। इसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कावेरी छत से गिरकर मर चुकी है और नीचे सड़क पर उसके छोटे से शरीर को देखकर उसकी माँ गीता बिलख बिलख कर रो रही होती है। फिर जब मीरा को ये खबर मिलती है तो वो भी अंदर तक हिल जाती है कि ये कैसे हो गया। उसे गिल्ट होने लगता है कि वो कावेरी की बात, उसके इशारों और ड्राइंग को समझ नहीं पाई। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, उसी बिल्डिंग की छत पर, जहाँ एक वॉचमैन और लॉन्ड्री का काम करने वाला आदमी शराब पीकर बैठे होते हैं, मजाक मस्ती करते हुए। थोड़ी देर के बाद वो नीचे जाने के लिए उठते हैं, लेकिन देखते हैं कि छत का दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है, जिससे वो घबराने लगते हैं। और यहीं आता है असली ट्विस्ट। अब हमें मीरा और चक्रवर्ती छत पर दिखाई देते हैं। यही खुलासा होता है कि अब तक जो मास्क पहनकर जीवा और राजन जैसे लोगों को मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी, और ये सब वो चक्रवर्ती के साथ मिलकर कर रही थी। अब मीरा और चक्रवर्ती छत पर फंसे वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले दोनों को बेरहमी से मार डालते हैं और उनकी लाशों को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, जैसे किसी ने कावेरी को फेंका होगा। फिर जैसे ही इस एक्सीडेंट की खबर पुलिस को मिलती है तो इंस्पेक्टर मुगड़ा पति और कांस्टेबल तुरंत उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वो आदि और उसके दोस्त सतीश से पूछताछ करते हैं तो आदि कहता है, सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब इंस्पेक्टर उससे बच्ची कावेरी के बारे में पूछता है तो आदि बताता है कि हाँ,
वो हमारी बिल्डिंग में रहती थी। जब उसकी माँ घर पर नहीं होती थी तो मेरी माँ ही उसका ख्याल रखती थी। एक दिन पता चला कि वो छत से गिरकर मर गई। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने आता है और चक्रवर्ती के घर से मिली किताब के बारे में बताता है। वो कहता है कि सर, इस किताब में जीवा ने राजा रानी की जो कहानी लिखी है उसे डिकोड करने पर मुझे समझ में आया कि राजा असल में बिल्डर राजन है, सेनापति वो राइटर जीवा है और उनके सिपाही ये वॉचमैन और लॉन्ड्री वाला थे। असल में किसी रानी के साथ इन सब ने मिलकर बहुत ही गलत काम किया था और अब कोई छुपकर इन सबको एक एक करके मार रहा है। और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ महीने पहले एक रात बिल्डर राजन अपने अपार्टमेंट में अपने दोस्त जीवा के साथ पार्टी कर रहा होता है। उन दोनों ने बहुत शराब पी रखी थी और नशे में धुत थे। उन्होंने वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को पैसे देकर एक लड़की का इंतजाम करने को कहा जिसके साथ वो रात गुजार सके। लेकिन उस रात वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले ने जिस लड़की को बुलाया था वो किसी कारण से वहाँ पर नहीं आती। तभी उन दोनों को वहाँ पर कावेरी गार्डन में बैठी हुई दिखाई देती है। वो अकेली थी। आदि की माँ उसके लिए पानी लाने के लिए फ्लैट में गई थी। अब वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को लाखों रुपए मिले थे और अब अगर उन्होंने बिल्डर के कहने पर लड़की को नहीं लाए तो बिल्डर राजन उनसे पैसे वापस मांग सकता था। इस तरह से वो लोग चुपके से कावेरी को बिल्डर राजन के फ्लैट पर ले जाते हैं और ये दरिंदे उस बच्ची के साथ गलत काम करते हैं। यहाँ नीचे आदि की माँ कावेरी को ढूंढ रही थी कि अभी तो वो गार्डन में थी, कहाँ चली गई। अब वॉचमैन उस बच्ची को बाहर लेकर आता है। कावेरी मेंटली चैलेंज्ड थी और वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब वो वॉचमैन कावेरी को नीचे लाकर आदि की माँ को बताता है कि अरे, आपने इसे कहाँ अकेले छोड़ दिया था, ये तो इधर उधर टहलते हुए ऊपर आ गई थी। तो आदि की माँ उसे थैंक यू कहकर कावेरी को वहाँ से ले जाती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद जब कावेरी उस वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को देखती है तो वो घबरा जाती है। अब ऐसा करते हुए वो दोनों भी उसे देख लेते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं कावेरी उनकी सच्चाई किसी को बता न दे। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग फंस जाएंगे। अब इसके बारे में वो लोग बिल्डर राजन को बताते हैं तो राजन उनसे कहता है कि तुम दोनों उस लड़की को मार दो, इसके बाद ये मैटर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। इसलिए वॉचमैन और लॉन्ड्री वाला एक दिन कावेरी को छत पर ले जाकर उसे फेंक देते हैं, जिससे कि उस बच्ची कावेरी की मौत हो जाती है। अब इसी दौरान उस राइटर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसकी भी एक बेटी है। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो कैसा होगा। वो उस वक्त नशे में था जिसकी वजह से उसके हाथों ये गलती हो गई थी, ऐसा वो कह रहा था और इसीलिए वो अपनी गलती के लिए चर्च में जाकर माफी मांगता था। जब वो उस रात कार से जाते हुए फोन पर अपने बेटे से बात कर रहा था कि उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो तभी उसका एक्सीडेंट करवाकर मास्क पहनकर आई हुई मीरा ने उसे मार दिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सत्या और उसके लोग चक्रवर्ती के पास आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। सत्या कहता है कि तुमने मेरे पिता राजन को मार दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन चक्रवर्ती उन लोगों से अच्छी तरीके से फाइट करता है, उन लोगों को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। शॉकिंगली वहाँ पर आदि पीछे से चक्रवर्ती की पीठ में नुकीली चीज घुसाकर उसे मार देता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि आदि ही था। दरअसल उस बच्ची कावेरी के साथ सबसे पहले आदि ने ही गलत काम किया था। ऐसा करते हुए वॉचमैन ने उसे देख लिया था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि आदि ने उसे पैसे दिए थे। और जब वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले ने कावेरी को छत से फेंका तो उन दोनों को ऐसा करते हुए आदि की माँ ने देख लिया था। वो वहाँ जाकर उन दोनों पर चिल्लाती है कि उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मार दिया। अब मैं तुम दोनों को सजा दिलवाऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। तो वॉचमैन उससे कहता है कि हाँ, जाकर पुलिस को बता दो, इसके बाद तुम्हारा बेटा भी अरेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसने भी कावेरी के साथ गलत काम किया था। अब ये बात सुनते ही आदि की माँ को शौक लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे से जाकर पूछती है कि उस बच्ची के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो एक राक्षस निकले। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम उसे भी नहीं छोड़ते। अब ये सब सुनकर आदि को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी माँ का सिर फोड़ देता है और इसी वजह से दोस्तों आदि की माँ की दिमागी हालत खराब थी। अब दोस्तों हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ मीरा कावेरी की कब्र के पास लेटी हुई होती है। उसे कावेरी की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सत्या, आदि और उसके गुंडे लोग आ जाते हैं। अब आदि मीरा से कहता है कि तुमने उस राइटर को, बिल्डर राजन को, वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को क्यों मारा? तुम्हें इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहिए था। अब मीरा उससे कहती है कि मैंने तो उन लोगों को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। दरअसल आदि की माँ ने मीरा को आदि की सच्चाई बता दी थी कि वो एक गलत लड़का है
अब यहाँ पर आदि और सत्या मीरा को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा उन सबसे अच्छे से फाइट करती है क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स जानती थी। लेकिन अब ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं जो उस पर हावी होने लगते हैं। अब मीरा को मारपीट करके जख्मी कर देते हैं। आदि एक हथियार से उसके सिर पर वार करता है जिससे कि मीरा बेहोश हो जाती है। अब ये लोग उसे घसीटते हुए ले जाकर मारने ही वाले थे कि लकीली वहाँ पर इंस्पेक्टर मुगड़ापति पहुँच जाता है। दरअसल इस केस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने पर उसे आदि पर शक हो गया था, इसलिए अब वो मीरा को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच गया था। इंस्पेक्टर उन सभी को इतना मारता है कि उनकी हड्डी पसली तोड़ देता है। फिर वो सत्या को भी जान से ही खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर आदि घबरा जाता है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा किसी भी लड़की के साथ ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। अब मीरा को होश आता है और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर मीरा के हाथ में गन देता है और मीरा उस बच्ची कावेरी के साथ जो हुआ उसे याद करती है और आदि को शूट करके कावेरी की मौत का बदला ले लेती है, क्योंकि अगर आदि को जेल हो जाती तो कुछ सालों के बाद वो बाहर आ जाता और उसने जो उस बच्ची के साथ गुनाह किया था वो माफी के लायक नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।